इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे और ये इस सिद्धांत का दूसरा भाग है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में उस स्थिति में मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत, जिसको हम लोग श्रम के मांग पूर्ति सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इस सिद्धांत की चर्चा की थी। और पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ ये है कि श्रम बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है, लेबर मार्केट में भी, और वस्तु बाजार में भी, प्रोडक्ट मार्केट में भी। इसके पहले जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी पढ़े थे, इस ब्याज दर का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, तो वहाँ पर ये मान्यता मानी गई थी कि ये सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दिया गया है और दोनों बाज़ारों में, चाहे वो वस्तु बाज़ार हो और चाहे श्रम बाज़ार हो, दोनों जगह पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। ठीक उसी स्थिति में हमने आधुनिक सिद्धांत को भी अपने इस सिद्धांत के पहले भाग में प्रस्तुत किया है। लेकिन आधुनिक सिद्धांत जो है वो बाज़ार के किसी भी स्थिति में लागू हो सकता है, होता है, और इस रूप में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियां अगर होंगी, वो जिस किसी भी रूप में हो, एकाधिकार के रूप में हो या अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्य स्थितियों के रूप में, जिसमें क्रेताओं या विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न होगी, वैसी स्थिति में भी आधुनिक सिद्धांत जो है वो लागू होगा। और इस रूप में ये सिद्धांत पहले वो एक तरह से संकुचित था, क्योंकि केवल पूर्ण प्रतियोगिता में लागू होता था और केवल मांग पक्ष की वहाँ व्याख्या की गई थी। इस सिद्धांत में मांग और पूर्ति दोनों पक्षों की व्याख्या की गई है और बाजार की सभी स्थितियों में इस सिद्धांत के लागू होने का एक तरह से दावा किया जाता है। तो इस दूसरे भाग में आज हम बाजार की कुछ सरलतम स्थितियों की चर्चा करेंगे। सरलतम का मतलब ये कि जब हम पूर्ण प्रतियोगिता से अपने को अलग करते हैं और बाज़ार की अपूर्ण प्रतियोगिता वाली स्थिति में जाते हैं, तो यहाँ पर हम एक ही साथ दो बाज़ारों का अध्ययन कर रहे हैं, श्रम बाज़ार का भी और वस्तु बाज़ार का भी। और दोनों बाज़ारों में स्थितियाँ अनेकों तरह की हो सकती हैं, जैसे श्रम बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता और वस्तु बाज़ार में अपूर्ण प्रतियोगिता, और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी जितनी अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाएँ होती हैं वो। इसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है कि श्रम बाज़ार में जो है पूर्ण प्रतियोगिता और उसमें अपूर्ण, या इसका उल्टा, या दोनों बाज़ारों में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियाँ। ये तो सरलतम रूप है और इसके अलावा और भी तमाम रूप होंगे, लेकिन उनमें से हम कुछ आज 3 सरलतम स्थितियों की चर्चा आपके समक्ष करेंगे। और पहली स्थिति जो हम लेने जा रहे हैं वो श्रम बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। श्रम बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, लेकिन वस्तु बाज़ार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। और उस अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को हम ये बता रहे हैं कि वो एकाधिकार की स्थिति है। चाहे एकाधिकार की स्थिति हो और चाहे हम कह सकते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी स्थितियाँ, जिसको एक सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता की स्थिति हो। वैसी स्थितियों में हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो श्रम का मांग पूर्ति सिद्धांत है वो किस तरह से मजदूरी निर्धारण की इस समस्या को सुलझाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम आपको ध्यान दिला दें कि
परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट। श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होने का मतलब हुआ श्रमिकों की संख्या भी बहुत अधिक है और उनके खरीदारों की संख्या भी बहुत अधिक है। और वैसे स्थिति में जो मूल्य निर्धारित होता है, एक मूल्य निर्धारित होता है श्रम की कुल और श्रम की मांग पूर्ति के आधार पर, और उसी मूल्य पर या उसी मजदूरी दर पर, मतलब श्रम बाजार है तो श्रम का मूल्य निर्धारित होगा, तो मूल्य निर्धारित होगा, श्रम का या मजदूरी निश्चित होगी, मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के आधार पर, और उसी मजदूरी पर सारी फर्में श्रमिकों को कार्य पर लगाएंगी, तो मजदूरी दर उद्योग द्वारा तय होगी कुल मांग और कुल पूर्ति के आधार पर, और ये सारी फर्मों के लिए दी हुई होगी, अर्थात सारी फर्में इसी मजदूरी दर पर श्रमिकों को लगाएंगी। और इस रूप में, क्योंकि हर श्रमिक की मजदूरी एक ही है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है श्रम बाजार में और मजदूरी निश्चित है, इसलिए जो औसत मजदूरी होगी वही सीमांत मजदूरी भी होगी। ये उस स्थिति में जब बाजार में, श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी। दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि वस्तु बाजार में, अर्थात जिन वस्तुओं को ये श्रमिक बना रहे हैं वो जहाँ बेची जाती हैं वो वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं है, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। और उसमें हम सरलतम रूप में मान रहे हैं कि मान लीजिए एकाधिकार की स्थिति है, और जब एकाधिकार की स्थिति होती है तो वैसी स्थिति में हमने देखा है पीछे, जब वस्तु बाजार में या वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण हम पढ़ रहे थे, तो हम ये देखे हैं कि वहाँ पर जो मांग वक्र होता है वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, जिसको हम लोग औसत आय वक्र कहते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि कोई भी एकाधिकारी बिना अपने वस्तु के मूल्य को गिराए हुए अपने बिक्री की मात्रा को बढ़ा नहीं सकता। तो ऐसे स्थिति में उसका जो वक्र होता है वो ऐसे होता है, ऊपर से ए आर कर्व गिरता है ऐसे, और ये एम आर कर्व ऐसे होता है उससे नीचे। तो ये वक्र का स्वरूप होता है, चाहे एकाधिकारिक प्रतीक होता है चाहे एकाधिकार हो। एकाधिकार में इसकी ढाल थोड़ी खड़ी होती है और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में ये वक्र थोड़ा अधिक रोजदार होता है, लेकिन ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है और औसत आय की तुलना में सीमांत आय कम होती है। और जब हम सीमांत आय उत्पादकता, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और सीमांत मूल्य उत्पादन, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, निकालते हैं, तो जो भौतिक रूप में उत्पादन है जिसे हम एमपीपी कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, उसको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकालते समय एमआर से गुणा करते हैं, और मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट निकालने के लिए एआर से गुणा करते हैं। जब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है तो औसत आय और सीमांत आय बराबर होती हैं, इस नाते एमआरपी और वीपी या वीएएमपी, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट दोनों बराबर होते हैं। लेकिन एकाधिकार की स्थिति में एआर बड़ा है और एआर गुणा करता है मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट निकालने के लिए, और एमआर गुणा होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू एमआर कम है, इस नाते मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की राशि कम होगी, अर्थात, और मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट बड़ा होगा तो एमआरपी कम होगी और एमवीपी जो है वो बड़ी होगी। और जब हम वक्रों को खींचेंगे तो इस चित्र में अगर आप देखने का प्रयास करें तो मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रोडक्ट मार्केट में एमआरपी बराबर एमपीपी इंटू एमआर होता है, एमवीपी बराबर एमपीपी इंटू एआर होता है। मोनोपोली के अंतर्गत एआर इज ग्रेटर देन एमआर होता है, और इस नाते एमवीपी जो है एमआरपी से बड़ा होगा अगर मोनोपोली की स्थिति है प्रोडक्ट मार्केट में तो। और यहाँ प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली की स्थिति है, इस नाते ये वक्र जो है एमआरपी वक्र ऊपर से नीचे गिरेगा, क्योंकि इसी गिरते हुए वक्र पर ही उत्पादन होता है, और एमवीपी इससे अधिक होगा और जो उसके ऊपर होगा। और क्योंकि फैक्टर मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता है, इस नाते मजदूरी दर उद्योग द्वारा निर्धारित होगी और वो निश्चित रहेगी, और एडब्ल्यू और एमडब्ल्यू दोनों बराबर होंगे। वैसी स्थिति में संतुलन कहाँ होगा? जहाँ पर एमडब्ल्यू और एमआरपी बराबर होंगी। ये है सीमांत आय उत्पादन और ये है मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल वेज, और दोनों बराबर होंगे इस ई बिंदु पर।
यहाँ से यहाँ और इस वक्र से यहाँ, इसी द्वारा उत्पादन निर्धारित होता है। और जो उत्पादन निर्धारित होगा, जो श्रमिकों की मात्रा निर्धारित होगी कि इस बिंदु पर कितने श्रम लगाए जाएं, वो मात्रा होगी OL। इस अक्ष पर श्रम की मात्रा दिखाई गई है और इस अक्ष पर उनका पारिश्रमिक या मजदूरी दिखाया गया है या वस्तुओं की बिक्री से होने वाली आय दिखाई गई है। तो ये AW और MW वक्र मजदूरी को प्रदर्शित करेगा और MRP और MVP वक्र जो है वो इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिक्री से होने वाली आय को प्रदर्शित करेंगे। तो इस रूप में इस बिंदु पर जब OL श्रमिक लगाए जाएंगे, वैसी स्थिति में जब आप देखेंगे तो ये होगा MRP जो होगी वो L से लेके E तक होगी, प्रति अंतिम श्रमिक का ये जो है यहाँ पर उत्पादन, और जो MVP होगा वो इससे ज़्यादा होगा। ध्यान रखें कि जो मजदूरी मिल रही है, एवरेज वेज, औसत आय, वो है E से लेके L तक एक श्रमिक की मजदूरी है। और इतने श्रमिक लगे हैं तो इतना गुणे इतना, अर्थात कुल मजदूरी कितनी मिलेगी, OWEL। लेकिन इन मजदूरों द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, जब उनको बेचा जाता है तो औसत जो मूल्य होता है AR, उसके आधार पर जो आय प्राप्त होती है वो मिलती है MVP। इसका मतलब और वो राशि है L से लेके R तक। इसका मतलब हुआ कि प्रति इकाई जो मूल्य बाजार में मिलता है इन श्रमिकों के कारण होने वाले उत्पादन का, वो है L से लेके R तक, और श्रमिकों को जो भुगतान होता है वो L से लेके E तक। और इस रूप में कहा जाता है कि प्रति श्रमिक जो है वो इतनी राशि का शोषण हो रहा है, जो उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि उन्हीं द्वारा वाले उत्पादित वस्तुएं जो हैं वो बेचने से जो आय प्राप्त हो रही है वो ज़्यादा है। सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि जो स्थिति होती है, जो जहाँ शोषण नहीं होता मजदूरों का, वो सामान्य लाभ वाली स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर ये ऊपर जो है इतनी राशि अतिरिक्त है जो श्रमिकों को नहीं मिल रही है, और ये है एक तरह से उनका शोषण है। और ये शोषण उस स्थिति में होता है जब किसी एक भी बाजार में अगर अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार की स्थितियां होंगी। तो इस रूप में जब बाजार में श्रम वाले बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी और वस्तु वाले बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार की स्थिति होगी, तो एकाधिकार की स्थिति में वस्तु बाजार में जो वक्र होंगे MRP और MVP, ये दोनों अलग अलग होंगे। MVP वक्र ऊपर होगा, MRP वक्र नीचे होगा। MRP और MW के बराबरी से श्रमिकों की मात्रा का निर्धारण होगा, कितने श्रमिक लगाए जाएं, और इस श्रमिकों की मात्रा पर उनको मजदूरी की राशि जो है, ये औसत मजदूरी है AW, E से लेके L मिलेगी प्रति श्रमिक। लेकिन जो वस्तुओं के उत्पादन से बिक्री से आय होगी वो E से लेके L से लेके R होगी। और इस प्रकार से कहा जाता है कि ये R से लेके E तक प्रति श्रमिक शोषण होगा, और ये शोषण बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एकाधिकार के कारण है। और एकाधिकार न होता तो ये शोषण उनका न होता। जैसा कि हम पार्ट 1 वाले सेक्शन में देख आए हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में फर्में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगी और वहाँ पर उनको सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलती है और वहाँ पर उनका शोषण नहीं होता। लेकिन एकाधिकार की अगर स्थितियाँ हैं तो श्रमिकों का शोषण होगा। ये इसके माध्यम से इस तथ्य को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर, इसको अब पलट देते हैं। और वो दूसरी स्थिति यहाँ से देखिए, परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट। यहाँ थी परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट, और यहाँ थी इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट। और अब की बार है मोनोपोली है लेबर मार्केट में, और तो लिखा है मोनोपोली इन लेबर मार्केट, और मोनोपोली की जगह पर ये मोनोसोनी शब्द यूज किया गया है। वास्तव में पोली माने होता है विक्रेता, मोनोपोली अर्थात एक ही विक्रेता हो
तो यहाँ विक्रेता नहीं है। ये इस बाजार में हम ये एकाधिकार किधर है? क्रेता की तरफ है। क्रेता कौन है? वस्तु को खरीदने वाला है, उत्पादक है। तो जब उत्पादक एकाधिकारी बनता है, कहने मतलब कि श्रमिक को खरीदने वाला यहाँ है, वहाँ पर वस्तु को बेचने वाला था प्रोडक्ट मार्केट में, उसको हम एकाधिकारी या हाँ वैसे कहते हो कि विक्रेता एकाधिकारी है वो, और ये क्रेता एकाधिकारी है। ये श्रमिक को खरीदेगा, उस समय वो अकेला है। अगर बाजार में श्रमिकों को खरीदारी करने वाला, तो हम कहेंगे श्रम बाजार में एकाधिकार की स्थिति है, और ये एकाधिकार क्रेता की ओर से, अर्थात क्रेता एकाधिकारी है। श्रम बेचने वाला एकाधिकारी नहीं है। और श्रम बेचने वाला भी एकाधिकारी बन सकता है अगर श्रमिकों में संगठन बन जाए, यूनियन बन जाए, और वो एक संगठन के रूप में अपनी बार्गेनिंग करें, तब हम कहते हैं कि श्रमिक की ओर श्रमिक भी एकाधिकार की स्थिति में है। तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, उस पहलू पर हमने आपका ध्यान दिला दिया कि श्रम बाजार में दोनों पक्ष से एकाधिकार की स्थितियाँ हो सकती हैं। जो श्रमिक को खरीदते हैं उद्यमी, वो अकेले हो सकते हैं, तब कहेंगे इसको ये क्रेताधिकारी है, और तब उसको कहते हैं अंग्रेजी में मोनोफोनी। तो मोनोपोली वहाँ नहीं लिख सकते, इस नाते वहाँ मोनोफोनी लिखा है कि जब लेबर मार्केट में एकाधिकार होगा और खरीदारी की तरफ से जो खरीदते हैं लेबर को वो एकाधिकारी होंगे, तो इन्हें हम मोनोफोनी कहेंगे। क्रेता एकाधिकार या क्रेताधिकार एक में भी लिख लेते हैं, दोनों शब्द प्रचलन में हैं। तो इस तरह से अब की बार क्या है कि अब की बार वस्तु बाजार में एकाधिकार है, और श्रम बाजार में जो है वो उल्टा बता रहा हूँ मैं। श्रम बाजार में जो है वो एकाधिकार है, लेकिन वस्तु बाजार में जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। और देखिए, जब वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है, तो वैसी स्थिति में वस्तुएं जब बेची जाती हैं तो हर इकाई एक ही कीमत पर बिकती है, तो AR बराबर MR होता है। और जब AR बराबर MR होता है, तब MRP में MPP में MR का गुणा करते हैं तो MRP मिलती है, MPP में AR का गुणा करते हैं तो MWP मिलती है। और अगर AR MR दोनों बराबर हों तो ये भी दोनों बराबर होंगे। जो MRP होगी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होगी, यही मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट होगी। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में जब वस्तु बाजार होगा तो ये स्थिति होगी। और ये हम उसके पार्ट 1 वाले हिस्से में भी बता चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो MRP का वक्र होता है वही MVP का भी वक्र होता है। अर्थात जैसा कि ये चित्र जो हमने मिटाया, वहाँ ये 2 वक्र बने थे। MRP वाला वक्र नीचे था, MVP वाला वक्र उसके ऊपर था। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों वक्र एक ही होंगे अगर पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो। और अगर एकाधिकार की स्थिति है श्रम बाजार में, तो आपको ध्यान दिला दें कि श्रम बाजार में होता क्या है कि एकाधिकारी पहले से जितने श्रमिकों को खरीदता है उसके लिए एक मजदूरी वो देता है, और वो मजदूरी जिस आधार पर वो तय कर ले, अपनी एकाधिकारी शक्ति के कारण जितना कम से कम मजदूरी को करा सकता है वो प्रयास करे। और श्रमिक जिस भी स्थिति में हो, अधिक हो कम हो, उस आधार पर एक मजदूरी तय होगी। इस मजदूरी पर इतने श्रमिक मांगे जाएंगे। मान लीजिए ये मजदूरी हुई W और ये श्रमिकों की मात्रा हुई इतनी, और हम हुए E1 बिंदु। लेकिन अब इसका मतलब यह है कि इस मजदूरी दर पर अधिकतम जितने श्रमिक आ सकते हैं काम पर, वो आ चुके हैं, आ रहे हैं। इस मजदूरी दर पर अब इससे अधिक श्रमिक काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर एकाधिकारी जो है उत्पादक, उसको और श्रमिक चाहिए, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाए बगैर श्रमिकों की और मात्रा प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मजदूरी पर तो अधिकतम जितने श्रमिक प्राप्त किए जा सकते हैं वो मिल चुके हैं। अर्थात उन्होंने अपनी पूर्ति कर दी है, या उद्योगपतियों ने या उत्पादकों ने इतने श्रमिक, इस मजदूरी दर पर इतने श्रमिकों की पूर्ति हुई है। इससे अधिक श्रमिक चाहिए तो मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर बाजार में
अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार की स्थितियाँ हैं तो श्रमिकों की पूर्ति तभी बढ़ेगी जब उनकी मजदूरी भी बढ़े। और इस नाते यहाँ पर जो ये वक्र होगा इस तरह का होगा, जिसको हम कहते हैं ये AW का वक्र है, औसत मजदूरी का वक्र है। अर्थात मजदूरी बढ़ेगी तभी श्रमिकों की पूर्ति बढ़ेगी एकाधिकार के अंतर्गत। पूर्ण प्रतियोगिता में तो श्रमिकों की संख्या असंख्य होती थी और उसी मजदूरी दर पर चाहे जितना श्रमिक आप प्राप्त कर सकते थे। इस नाते AW जो हॉरिजॉन्टल होता था, जैसा पहले वाले चित्र में था। लेकिन अगर एकाधिकार की स्थितियाँ हैं या मोनोटोनी की स्थितियाँ हैं तो वैसी स्थिति में AW जो वक्र ऊपर उठता हुआ होगा, और जब AW वक्र ऊपर उठता हुआ होगा तो उससे संबंधित जो सीमांत मजदूरी का वक्र होता है वो इसके ऊपर होता है। तो ये वक्र अगर AW ऐसे जाएगा तो MW ऐसे जाएगा। तो अगर श्रम बाजार में एकाधिकार के या क्रेताधिकार की स्थिति है मोनोटोनी की, वैसी स्थिति में ये वक्र ऐसे होंगे। और पूर्ण प्रतियोगिता में वाले वक्र जो हैं जिसमें MRP और MUP दोनों बराबर होंगे वो वैसे होंगे। तो अब हम यहाँ चित्र दिखा रहे हैं आपको कि ये दोनों वक्र देखिए, ये बनाए गए हैं जब फैक्टर मार्केट में श्रम बाजार में क्रेताधिकार की स्थिति है, जिसमें औसत मजदूरी का वक्र ऊपर होगा, सीमांत मजदूरी का वक्र भी ऊपर उठता हुआ होगा, लेकिन सीमांत मजदूरी वाला वक्र ऊपर होगा, औसत मजदूरी वाला वक्र नीचे होगा। और MRP का वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा और MRP और MVP दोनों बराबर होंगे। और ये वक्र यहाँ है, देखिए ये MRP है, यही MVP के बराबर है। यहाँ पर एक और वक्र खींचा गया है, MRP के साथ ARP भी होता है और दोनों का संबंध पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ARP के उच्चतम बिंदु पर MRP उसको ऊपर से घटता हुआ नीचे जाता है। तो यहाँ पर एक ARP वक्र भी खींचा हुआ है। लेकिन जो हमारा मंतव्य है कि मजदूरी कितनी होगी और कैसे निर्धारित होगी, उस स्थिति को अगर हम देखेंगे तो ये जो संतुलन का मजदूरी का निर्धारण होगा वो इस MRP और इस MW के संतुलन यहाँ से होगा। जिस पर ये दोनों बराबर होंगे वही उत्पादक और मजदूरों के लिए आदर्श स्थिति होती है। इसलिए मजदूरी दर इसका निर्धारण जो होगा, कितना श्रमिक लगाए जाएं, इस ई बिंदु से होगा जहां MW और MRP बराबर हैं और श्रमिकों की मात्रा OL होगी। और इस बिंदु पर जो मजदूरी निर्धारित होगी वो तो औसत मजदूरी से मजदूरी निर्धारित होती है, क्योंकि सारे श्रमिकों की मजदूरी एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगले श्रमिक की दूसरी और अगले श्रमिक की दूसरी हो। तो जो मजदूरी दर निर्धारित होती है वो AW से होती है। और AW जो है उत्पादन के OL स्तर पर यहाँ काट रहा है। इस नाते जो बाजार में मजदूरी निर्धारित होगी वो होगी यहाँ से OK या LS। तो इस तरह से ये मजदूरी हुई और ये MRP हुई। L से लेके E तक मजदूरी मिल रही है केवल L से लेके S तक प्रति श्रमिक। और अगर आप कहें कि कुल मजदूरी का बिल कितना होगा तो श्रमिकों की ये मात्रा है, इसमें मजदूरी से गुणा करेंगे तो होगा OKSE। ये श्रमिकों की मजदूरी मिलेगी। लेकिन जो बिक्री से आय प्राप्त हो रही है वो ज़्यादा है, वो ARP से निर्धारित होगी। अर्थात एक इकाई का मूल्य है L से लेके R तक, जो एक श्रमिक उत्पादित कर रहा है उस पर उस वस्तु के बिक्री से आय प्राप्त हो रही है L से लेके R तक, और कुल प्राप्ति होगी OTRL। और उत्पादक को जो लाभ होगा वो होगा पूरा इतना KTRS। लेकिन श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है वो आप देखना चाहें तो वो शोषण यहाँ से दिखेगा कि उसकी सीमांत मजदूरी जो होनी चाहिए L से लेके E तक, और उसको मजदूरी जो मिल रही है वो मिल रही है L से लेके S तक। इसका मतलब कि है जो LE है इसमें से घटेगा LS जो मिल रहा है, और जो बचेगा प्रति श्रमिक ES, ये उनका एक तरह से शोषण है। तो इतनी जो उसका कुल लाभ है उत्पादक का, इतना उस लाभ में से ये हिस्सा तो श्रमिकों को मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिलता और ये उनका शोषण हो जाता है। और यहाँ भी कहा गया कि ये शोषण इसीलिए हो रहा है कि बाजार में, श्रम बाजार में
एकाधिकार की स्थितियां हैं और उस एकाधिकार की स्थितियों के नाते श्रमिकों का शोषण होगा। और ये तो प्रसंग बस ARP यहाँ बना के ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जो उनका लाभ है उत्पादकों का वो और भी ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर स्थितियाँ हों कि श्रम बाजार में जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो और लेबर मार्केट में अपूर्ण प्रतियोगिता या मोनोपोली या क्रेताधिकार की स्थितियाँ हों, वैसी स्थितियों में जो मूल्य निर्धारित होगा, मजदूरी निर्धारित होगी, वो और वो समस्या मजदूरी के इस आधुनिक सिद्धांत मांग सिद्धांत से भी सुलझाई जा सकती है। बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि यद्यपि मॉडर्न जो हमारे सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत मजदूरी दर का, उसका जो मांग पक्ष है वो वही वैसे ही है, सीमांत उत्पादकता के माध्यम से ही निर्धारित है, लेकिन पूर्ति पक्ष की व्याख्या वहाँ नहीं की गई थी, तो वो व्याख्या भी यहाँ कर दी गई है। और दूसरा ये कि वो सिद्धांत केवल पूर्ण प्रतियोगिता में लागू होता हो तो केवल दीर्घकाल में लागू होता था, और ये सिद्धांत जो है वो बाजार के किसी भी स्थिति में मजदूरी दर के निर्धारण के संदर्भ में लागू होगा, और इस रूप में ये सिद्धांत जो है उससे कई हर दृष्टि से ही बेहतर माना जा सकता है। तो अब आइए एक तीसरी और स्थिति है, और वो स्थिति है कि दोनों बाजारों में एकाधिकार हो, श्रम बाजार में भी एकाधिकार हो और वस्तु बाजार में भी एकाधिकार की स्थिति। वैसी स्थिति में क्या होगा? और वैसी स्थिति में दोनों बाजारों के हम उन हिस्सों को ले सकते हैं कि जब श्रम बाजार में एकाधिकार था तब कैसी स्थिति थी, और जब वस्तु बाजार में एकाधिकार की स्थिति तब क्या था, और दोनों स्थितियों को अगर हम एक जगह इकट्ठा करें तो हम देख सकते हैं कि उस स्थिति में क्या होगा। और यहाँ नीचे तीसरी स्थिति लिखी है, मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट, अर्थात जो वस्तु का बाजार है उसमें भी उसमें एकाधिकार है, और जो लेबर मार्केट है उसमें भी मोनोपोली की स्थिति है, वहाँ भी एकाधिकार है, वहाँ क्रेता एकाधिकार है और वस्तु बाजार में विक्रेता एकाधिकार है। और दोनों अगर स्थितियाँ हों तो ये देखिए हो क्या रहा था, अगर श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार की स्थिति हो तो ये वक्र हमने देखा था कि AW का वक्र ऐसे था और सीमांत मजदूरी जो थी वो ऐसे थी, और जब एकाधिकार की स्थितियां होंगी वस्तु बाजार में तो क्योंकि औसत आय और सीमांत आय अलग हो जाएंगी, इस नाते सीमांत आय उत्पादन अलग होगा और सीमांत मूल्य उत्पादन अलग होगा। सीमांत मूल्य उत्पादन ज़्यादा होगा क्योंकि AR से गुणा होता है, AR ज़्यादा होगा क्योंकि हमने अभी दिखाया था कि एकाधिकारी में मूल्य औसत आय और सीमांत आय के वक्र ऐसे होते हैं, MR नीचे होता है, AR ऊपर होता है। देखिए किसी भी उत्पादन के स्तर पर MR कम है, AR ज़्यादा है। तो अगर हम किसी राशि में AR से गुणा करेंगे तो वो बड़ी होगी, और उसी को जब हम MR से गुणा करेंगे तो छोटी होगी। तो क्योंकि MPP में ही गुणा करते हैं, जब MR से गुणा करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मिलती है, जब AR से गुणा करते हैं तो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट मिलती है। इसका मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो AR MR बराबर थे, इतना से दोनों वक्र एक ही थे, लेकिन अगर एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियाँ होंगी तो दोनों वक्र दो होंगे, MRP वक्र नीचे होगा और MVP वक्र ऊपर होगा, और इस नाते जो वक्र बनेगा वो इस तरह से, अगर ये MRP है तो इसके ऊपर दूसरा वक्र जाएगा, ये होगा मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट। संतुलन कहाँ होगा? जहाँ पर MW और MRP बराबर होंगे, ये और इतने श्रमिकों को काम पे लगाया जाएगा। मजदूरी कितनी दी जाएगी? इससे AW औसत मजदूरी, तो मजदूरी कितनी मिलेगी इस बिंदु से निर्धारित होगी। मान लीजिए मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ R यहाँ कर दूँ T, और अगर इसको मिलाऊँ तो देखिए ये होगा, मान लीजिए कर दूँ T, और अगर इस बिंदु को और ऊपर ले जाएं और कर दूँ यहाँ S,
तो ऐसी स्थिति में जब आप देखेंगे तो इस बिंदु द्वारा MW और MRP के संतुलन से यही आदर्श स्थिति होती है, कुल श्रमिकों की मात्रा निर्धारित होगी, श्रमिकों की मात्रा होगी OL। इस श्रमिकों की इतनी मात्रा जब लगाई जाएगी वैसी स्थिति जो मजदूरी दी जाएगी वो होगी L से लेके R तक प्रति श्रमिक औसत मजदूरी है। और कुल मजदूरी कितनी होगी, पूरे श्रमिकों की मात्रा से गुणा करेंगे तो OKRL ऐसे। और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितनी है, इसका मतलब कि अंतिम श्रमिक कितना उत्पादन करता है, तो अंतिम श्रमिक उत्पादन करता है L से लेके E तक। मजदूरी कितनी मिलती है, L से लेके R तक। तो अगर हम अंतिम श्रमिक को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उसका उत्पादन है L से लेके E तक, लेकिन उसको मजदूरी मिलती है R से लेके L तक, और ये जो बीच का हिस्सा उसे नहीं मिलता, ये उसका शोषण है। लेकिन जिन वस्तुओं को बनाता है उनको जब बाजार में बेचा जाता है तो वो मूल्य और अधिक होता है, और जो इस मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट से पता चलता है, तो वैसी स्थिति में ये जो अंतिम श्रमिक है, इस अंतिम श्रमिक को मजदूरी मिलती है L से लेके R तक। और अगर MR और AR अर्थात हर वस्तु का मूल्य एक ही होता तो बाजार में जो वस्तु प्रति इकाई जो प्रति श्रमिक को जो मिलना चाहिए तो वो होता EL। लेकिन एकाधिकार की स्थितियां हैं वस्तु बाजार में, और वहाँ मूल्य जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा होता है, इस नाते और अधिक आय प्राप्त होती है, और वो आय है L से लेके S तक। और इस रूप में कहा जा सकता है कि अगर दोनों बाजारों में, अगर एक ही बाजार में अपूर्ण प्रत्युक्त एकाधिकार होता तो उसको शोषण इतना होता अंतिम श्रमिक का E से लेके R तक। लेकिन अगर दोनों बाजारों में है तो ये शोषण बढ़ के हो गया R से लेके S तक। अर्थात एकाधिकार का तत्व या बाजार में अपूर्णता का तत्व जितना ही ज़्यादा होगा, श्रमिकों का शोषण उतना ही ज़्यादा होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में शोषण नहीं होता, लेकिन अगर एक बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है तो शोषण की राशि कम होगी। अगर दोनों बाजारों में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो जाएगी तब शोषण की राशि ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो तीसरी स्थिति है उसमें दोनों बाजारों में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, और हमने उसको एकाधिकार की स्थिति के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आधुनिक सिद्धांत जो है इसके इस दूसरे सेक्शन में पार्ट 2 वाले भाग में हमने बाजार को 3 हिस्सों में दिखा के, एक बार वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता और श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरे में इसका उल्टा करके श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, और तीसरे में दोनों बाजारों में एकाधिकारी अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति करके हमने आधुनिक सिद्धांत के माध्यम से मजदूरी दर को निर्धारित करने का प्रयास किया। और वहीं पर ये भी दिखाने का प्रयास किया कि जहाँ एकाधिकार का तत्व या अपूर्ण प्रतियोगिता या बाजार में अपूर्णता की स्थिति आएगी वहाँ श्रमिकों का शोषण होगा। ये अपूर्णता जितनी ही ज़्यादा होगी श्रमिकों का शोषण उतना ही ज़्यादा होगा। अभी बाजार की इतनी स्थितियां हैं कि अगर उनको हम अलग अलग करके अध्ययन करें, और जब हम एक ही साथ 2 बाजारों का अध्ययन कर रहे हैं, वस्तु बाजार और श्रम बाजार का, तो कहें इधर द्वयाधिकार है, उधर द्वयाधिकार है, इधर जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति उधर क्या है। तो ऐसी स्थितियों में बाजार की तमाम स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें से ये 3 सरलतम स्थितियों को लेकर के हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत है वो बाजार की किसी भी स्थिति में लागू होगा, और श्रम की मांग और श्रम के पूर्ति के आधार पर इसका मजदूरी का निर्धारण किया जा सकता है। और श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति वस्तु बाजार श्रम बाजार में, और वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति वस्तु बाजार में, और इन दोनों को एक साथ लेते हुए, क्योंकि मजदूरों की मजदूरी निर्भर करेगी जो वो वस्तु उत्पादित करते हैं और जितने पर वो बिकती हैं, इस नाते वस्तु बाजार में उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का क्या मूल्य है
वो भी इनके मजदूरी को प्रभावित करता है। और इस रूप में वस्तु बाजार और वस्तु बाजार और श्रम बाजार दोनों की स्थितियों को सम्मिलित करते हुए आधुनिक सिद्धांत के आधार पर मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के आधार पर किया जा सकता है। और इस रूप में ये जो सिद्धांत है ये आधुनिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ एक बात हम आपको ध्यान दिला दें कि जो वितरण के दो सिद्धांत भी हमने पढ़े हैं, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और वितरण का आधुनिक सिद्धांत। और वहाँ पर ये कहा जाता था कि ये सारे साधनों के संदर्भ में ये सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। तो दोनों सिद्धांतों में एक ही बात है, बस केवल अंतर इतना है कि जहाँ मजदूरी का सिद्धांत हम कहेंगे वहाँ श्रम कहेंगे और श्रम की पारिश्रमिक को मजदूरी कहेंगे। और जब सामान्य सिद्धांत वितरण के सामान्य सिद्धांत के रूप में हम सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत को देखेंगे, तब हम वहाँ कहेंगे उत्पादन साधनों की मांग, उत्पादन के साधनों की पूर्ति। जहाँ हम यहाँ श्रमिकों के लिए मजदूरी कह रहे हैं, औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी, वहाँ हम कहते हैं एवरेज फैक्टर कास्ट, मार्जिनल फैक्टर कास्ट। अर्थात जो उत्पादन के साधन लगाए जाएंगे उनको जो पारिश्रमिक दिया जाएगा उसको हम फैक्टर कास्ट कहते हैं। और यही फैक्टर कास्ट श्रमिकों के संदर्भ में एवरेज फैक्टर कास्ट एवरेज वेज होगी और मार्जिनल फैक्टर कास्ट मार्जिनल वेज होगी। तो दोनों सिद्धांत को हम मजदूरी दर के सिद्धांत से उस सिद्धांत को भी समझ सकते हैं और उस सिद्धांत वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत या वितरण के आधुनिक सिद्धांत के आधार पर हम मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत और मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को समझ सकते हैं। और क्योंकि हमने इन सिद्धांतों को वितरण का अलग सिद्धांत और मजदूरी दर के निर्धारण का अलग सिद्धांत करके अलग अलग वीडियो बनाई हैं और आप दोनों को पढ़ सकते हैं। और जो कुछ एक दूसरे में छूटा होगा वो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप दोनों पढ़ें, मेरा ये प्रयास है। और आपको ये बता दें कि कई विद्यार्थियों को रोज़ पूछेंगे कि सर इस चैप्टर पर हमको चाहिए, इस चैप्टर पर हमको चाहिए, जबकि उस चैप्टर पर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। तो आप जब भी मेरा चैनल खोलें तो प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलकर देख लीजिए अपने चैप्टर वाइज हर चैप्टर में कितने वीडियो हैं। जो वीडियो आपके काम का है उस वीडियो को आप देख लीजिए। अन्यथा आपको लगता है कि ये वीडियो चैनल पर है ही नहीं, क्योंकि आप ढूंढते नहीं, जितना आपके सामने आता उतना आप देखते हैं। और आगे के लिए भविष्य में तो आप ये करिए कि मैं वीडियो कम से कम हफ्ते में 3, 4, 5 बनाता हूँ। वैसी स्थिति में अगर आप बेल आइकन दबाए रखते हैं तो जैसे वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुँच जाएगा, अन्यथा मिस हो जाएगा और आप जान भी नहीं पाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि घंटी दबाइए, सब्सक्राइब करिए। तो आज यही समाप्त करते हैं।